के जो है ना वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं और एक साइकेट्रिस्ट 17 ग्रेड के इंटरव्यू में तो नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छा सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद इस चैनल में। आज हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज के एक और राइजिंग स्टार प्रोफेसर आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं। हमने बड़ी मुश्किल से सर से टाइम लिया, काफ़ी बिज़ी रूटीन होती है सर की। तो सर वेलकम। थैंक यू। यहाँ पर चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी थैंकफुल होंगे, क्योंकि आपकी वजह से उनको कोई ना कोई इंटरव्यू के बारे में कोई ना कोई इनपुट मिल जाएगा। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू पैनल के बारे में पूछना चाहूँगा कि पैनल में किस तरह के मतलब कौन कौन होता है, किस किस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ होता है। बेसिकली शुक्रिया तलहा साहब, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। पैनल में वेरिएशन होती है, 4 लोगों से लेके 5 लोग भी पैनल के अंदर मौजूद होते हैं। पैनल को जो हेड कर रहा होता है वो पीपीएससी का एक मेंबर होता है, उसको हम कहते हैं चेयरमैन। इसके अलावा 2 जो है सब्जेक्ट के लोग होते हैं, एक जनरल नॉलेज के जो है ना वो एक्सपर्ट बैठे होते हैं और एक साइकेट्रिस्ट 17 ग्रेड के इंटरव्यू में तो नहीं होता, लेकिन अगर आप 18 के लिए जाएं, 19 के लिए जाएं तो वहाँ पे जो है वो साइकेट्रिस्ट भी मौजूद होगा, जो आपकी सारे जो है ना वो हरकत और सकनात, बॉडी लैंग्वेज को, कॉन्फिडेंस को देखेगा और वो नोट करेगा। ओके। अच्छा सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरव्यू के लिए जो लोग जा रहे हैं वो इंटरव्यू रूम में जब एंटर हों, किस तरह से एंटर हों, परमिशन लें, क्या करें, थोड़ा सा इसके बारे में। बेसिकली वहाँ पे ना एक गेट कीपर खड़ा होता है जो आपको बुलाता है आपके नंबर वाइज पे, तो वो आपके लिए ऑब्वियसली डोर खोल देगा। आपने एज़ कैजुअल जैसे आप एंटर होते हैं, एंटर होके सलाम कीजिएगा और उनके सामने जाके आराम से जो है ना वो बैठ जाइएगा। कोई स्माइलिंग फेस के साथ जस्ट आप जो है ना उनको सलाम कीजिएगा। हैंडशेक करना जो है ना ये मुनासिब भी नहीं है, तो आप जो है ना बेहतरीन तरीका ये है कि बस सामने इकट्ठा सबसे सलाम किया जाए। और बैठने के लिए परमिशन, बैठने के लिए परमिशन नहीं, चेयर आपके पास मौजूद होगी। आई थिंक सो कि आपको परमिशन कि नहीं, वो खुद ही आपको ना कह देंगे सर आज ये तशरीफ़ रखें सर, आप बैठें प्लीज़, वो आपको जो है ना वो कह देंगे। सही है। तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह की ड्रेसिंग करके जाएं। अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उनकी सूटिंग होनी चाहिए या शलवार कमीज़ में हो, क्या मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर वो कोई और ड्रेस पहन जाएंगे जिसके साथ वो यूज़ टू नहीं है तो वहाँ जाकर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। बेसिकली जो ड्रेसिंग है ना ये आपकी पर्सनैलिटी को प्रोमिनेंट करती है। ड्रेसिंग हमेशा आपको वही करनी चाहिए जो आपकी बॉडी के मुताबिक आपको सूट करती हो, जो आप रूटीन वाइज करते हो। अगर आप बल्की हैं, हेल्दी हैं, तो अगर आप पैंट कोट नहीं पहन सकते, वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप नहीं यूज़ टू हैं, तो आप इसके साथ शलवार कमीज़ पहन जाएं। शलवार कमीज़ के ऊपर आप जो है वो वेस्ट कोट अच्छी सी पहन लें, और अगर आप वेस्ट कोट नहीं यूज़ करना चाहते तो कोट भी इवन लोग जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ये भी एक अच्छी ड्रेसिंग होगी। अगर आप स्मार्ट हैं, पैंट शर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं तो यही फोर्स करूँगा कि आप जो है ना वो पैंट शर्ट ही पहन के जाएं, ऊपर टाई लगा के जाएं, कोट वगैरह पहन के जाएं। और एक चीज़ जो आपने ड्रेसिंग में ख़ास ख्याल रखना है कि कलर कम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए।
कलर कम्बिनेशन शूज़ के साथ, शूज़ भी जो है ना वो आपके जो है ना वो कोट के साथ जो है मैच होने चाहिए। ये ना हो, इसकी मैं एग्जांपल आपको एक देता हूँ कि आप ग्रे कलर का कोट पहन के जा रहे हैं और नीचे आपने जो है ना वो ब्राउन कलर के शूज़ पहने हुए हैं, ये चीज़ें सारी आपकी वहाँ पे नोट होंगी। कलर कम्बिनेशन का भी आपने जो है ना अपनी जो है ना वो ड्रेसिंग में ख़ास ख्याल रखना है। ये चीज़ें जो है ना आपको जो है ना वो नोट होनी चाहिए। टाई का कम्बिनेशन स्पेशली जो है ना वो कोट के साथ जो है ना वो मैच होना चाहिए, और नहीं लगनी चाहिए वहाँ पे। ओके सर, फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? ख़ासकर वो वाली कैंडिडेट्स जो हिजाब यूज़ करती हैं, तो कई दफ़ा कैंडिडेट के माइंड में ये होता है कि अगर मैं हिजाब यूज़ करती हूँ तो हो सकता है उधर जाके मुझे हिजाब उतारना पड़े, या तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए अगर तो आप हिजाब यूज़ नहीं करती तो आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके वैसे ही जो है ना वो चली जाएं, जो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड हो, जो पार्टीज़ वगैरह में कह लें कि थोड़ी सी पहन ली जाए, ज़्यादा जो है ना वो फैशनेबल ना हो। और दूसरे नंबर पे जो गर्ल्स हिजाब करती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हिजाब करके जाएं, अपने आप को चेंज ना लाएं। अगर वो अपने आप के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर डे के लिए तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे जाके। ये उनके लिए जो है ना अभी डिस्टर्बेंस का बायस बन सकती है। इंटरव्यू आपका जो है ना वो मे भी ख़राब होने का चांसेस है, क्योंकि आपको साइकेट्रिस्ट भी नोट कर रहा है आपकी हरकत व सकनात, आपकी सारी चीज़ें, और साथ साथ PPSC के जो चेयरमैन हैं वो भी नोट कर रहे हैं। तो हिजाब अगर आप पहनती हैं तो हिजाब करके जाएं, लेकिन अपना जो फेस है उसको आप जो है ना वो ना ढांपे। इंटरव्यू जब आप दे रही हो तो ये नॉर्मल वे है, लेकिन जो है ना इवन चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना समथिंग डिफरेंट करके चले जाएं अपनी रूटीन वर्क से। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम कर सकता है। सर माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया और एक कामयाब और अच्छे टीचर होने का आप सबूत दे रहे हैं, बातों को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं। सर एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि वो जो चेयरमैन है, मतलब जैसे ही आप एंटर होते हैं, आप बैठते हैं, तो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन किस तरह का, मतलब किस लैंग्वेज में होना चाहिए? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, मतलब ऐसे कई कैंडिडेट्स जो उर्दू बोलने के आदी हैं, मतलब उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी वहाँ जाके तो हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। अगर तो डेफिनेटली फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है ना मोस्टली वो चेयरमैन साहब भी पूछते हैं, और यही पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन आपका लेंगे कि आपका नाम लेके भी सकते हैं। अच्छा जी आमिर शहजाद साहब आप गुजरांवाला से हैं, अच्छा आप अपने आप को थोड़ा सा और जो है इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इंग्लिश में ही वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही रिप्लाई करो। अगर आप इंग्लिश में जो है ना आपको एतमाद नहीं है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसका आंसर जो है ना वो उर्दू में भी दे सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन का, और डिटेल के साथ जो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने अपनी मास्टर की डिग्री कहाँ से की है, MPhil कहाँ से की है, रिसर्च में आपके सुपरवाइज़र कौन थे और कौन सा जो है ना आपने टॉपिक किया। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने डिटेल के साथ डिस्कस करनी है। मैरिड हैं कि नहीं मैरिड हैं, ये भी चीज़ें इवन जो है ना वो आपने बता देनी है। अच्छा, इसमें सर अपना जो सिटी है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे कि हमारी सिटी में ये स्पेशलिटी है, या हमारी सिटी की ये वाली चीज़ ज़्यादा फेमस है। और दूसरा, जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे तो कैंडिडेट्स को ये भी बताना चाहिए कि मेरे अंदर ये एक स्पेशलिटी है, या मेरी ये हॉबी है, मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये स्पेशलिटी है, इस तरह से। डेफिनेटली आपने जस्ट पहले अपना सिंपल सा ही जो है इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन और जो है ना वो जो थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। अगर वो इसमें से आगे क्वेश्चन पूछते हैं चेयरमैन साहब, तो देन आपने आगे फर्दर चलना है। आपके सिटी के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग गुजरांवाला से आते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ कि गुजरांवाला में पूछते हैं जी कौन सी चीज़ मशहूर है, या वो बोल देते हैं कि गुजरांवाला में जी वॉशिंग मशीन्स बहुत मशहूर हैं, फ़ैन्स बहुत मशहूर हैं। तो वहाँ से फिर वो क्वेश्चन निकाल सकता है जो है ना क्या नाम है। अगर तो चेयरमैन जो है वो पूछेगा जी अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज करने से जो फ़ैन है इसकी ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन स्लाइटली जो डेली लाइफ साइंस के साथ जिनका ताल्लुक है वो पूछ सकते हैं। फैन में कैपेसिटर का क्या रोल है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपके सिटी की स्पेशलिटी से पूछ सकते हैं। या एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, मुझे याद आ गया, हमारा वहाँ पे जो है रंजीत सिंह जो पंजाब
के यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं, उसका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है, ये बड़ा पूछते हैं, उसका घर किधर है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए अपनी सिटी के लिहाज से। मैं तो गुजरांवाला के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपको अपने सिटी के लिहाज से जो लाहौर के लोग हैं या अदर जनूबी पंजाब के हैं या सरगोदा के लोग हैं, उनको अपने सिटी की जो मेन चीज़ें हैं और हिस्ट्री है उसके मतलब जो है ना पता होना चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा सर, नेक्स्ट जो बात मेरे माइंड में अभी आ रही है, ख़ासकर अभी जो रिसेंटली पीपीएससी का एक लीकेज का स्कैंडल चल रहा है और उसमें कोर्ट वगैरह के भी मामला चल रहे हैं साथ साथ, तो इसके बारे में अगर जो मेंबर हैं या जो चेयरमैन हैं वो अगर कैंडिडेट से क्वेश्चन करें कि आपकी पेपर लीकेज के बारे में क्या राय है, क्या आप पीपीएससी को क्वेश्चन मार्क पे रखते हैं या पीपीएससी की क्रेडिबिलिटी आपकी नज़र में भी डिस्टर्ब है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेसिकली आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको अपना एटीट्यूड बिहेवियर पॉजिटिव शो करवाना चाहिए, ठीक है। इसमें ये नहीं आपको कहना चाहिए कि पीपीएससी जो है ना, आप अपने आप को देखो ना, आपने मेहनत की है, मेहनत करके आपने टेस्ट जो है ना वो पास किया है, आप प्योर हो, तो आपको पता है हर डिपार्टमेंट के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ना वो थोड़े से ब्लैक शिप्स होती हैं, तो ये जस्ट कह लें कि इम्प्योरिटी है, थोड़े से लोग थे उनके माइंड में आ गया, उन्होंने किया, वरना तो पीपीएससी जो है ना वो सालों से जो है ना ऐसा प्रोसेस कर रहा है और माशाल्लाह हम भी सिलेक्ट हुए हैं, सर भी सिलेक्ट हुए हैं, तो हम भी मेरिट पे हुए हैं और 99% तकरीबन जो है ना वो मेरिट ही चलता है। मेरिट है तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप इंटरव्यू देने बैठे हुए हैं, आपने पास किया, तो इसको आपने पॉजिटिव वे से लेना है, नेगेटिव वे से आपने कभी कोई बात नहीं करनी कि पीपीएससी के अगेंस्ट आप कोई बात कर दो तो वहाँ पे जो बैठे हुए मेंबर्स हैं या जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनको फील हो कि ये हमारे इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कह रहा है तो ये आपके अगेंस्ट जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपने इसको पॉजिटिव वे से लेके जाना है और उसको ये जस्ट जो है ना कह लेंगे रूटीन वर्क है, लिटिल बिट जो है ना वो ये थोड़ी सी इम्प्योरिटी किसी भी चीज़ के अंदर आ जाती है, तो ये वही है, पीपीएससी इज़ डूइंग वेल। गुड। सर, चेयरमैन क्या नोट करते हैं मतलब कैंडिडेट के अंदर? कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्या जनरल नॉलेज, उसका नॉलेज भी चेक कर रहे होते हैं या सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, या इंटरेक्ट करने का जो अंदाज़ है वो चेक कर रहे होते हैं कि ये बंदा मेरे साथ कम्युनिकेट करते हुए मुझ तक बात कैसे कन्वे कर रहा है, ये अच्छा टीचर साबित हो भी सकता है या नहीं, इसके बारे में गाइड? हाँ जी, बेसिकली टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना होता है, अपनी बात को दूसरों तक जो है ना उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप करनी होती है कि ये प्रोसेस, ये जो मेथड है, ये जो एक्टिविटी है कैसे हो रही होती है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मार्क्स जो हैं पीपीएससी के अंदर आपको आपके सब्जेक्ट के हवाले से या नॉलेज के हवाले से दिए जाएँ। डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस के मार्क्स होंगे, आपकी ड्रेसिंग के मार्क्स होंगे, आपके बोल चाल के मार्क्स होंगे, आप कैसे अपनी बात को कन्वे कर रहे हो दूसरे को, इसके मार्क्स भी डेफिनेटली वो आपको देंगे। तो नहीं कि सारे के सारे मार्क्स जो है ना आपकी सब्जेक्ट पे ही दिए जाएं। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो आपने आंसर देना है उनको अपने मेंबर के पास, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन होता है मार्क्स का, आपके जो चेयरमैन होता है 50% जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के मेंबर के पास होते हैं। तो आपने हमेशा उसको जो है ना वो कहना कि पूरे उसको जो है ना वो एतमाद में लेके आना है, उसको आपने मुतमिन करना है, उसको सेटिस्फाई करना है अपने आंसर के साथ। जब वो आपसे डिस्कशन कर रहा है तो आपने हमेशा जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है बंदा, मेंबर कर रहा है, तो आपने दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखना, अपना फोकस जो है ना आपने मेंबर की तरफ रखना है और उसकी आइज़ में आइज़ कांटेक्ट होना चाहिए आपकी जब आप अप्लाई कर रहे हो, और उसको आपने अपने बॉडी लैंग्वेज जेस्चर के साथ जो है ना आपने उसको समझाना है। इवन अगर आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हो, डायग्राम बनाना चाहते हो, कोई फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, लिख के भी आप उसका, आपके पास पेज पड़ा होगा, वहाँ पे पेंसिल पड़ी होगी, ये भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। या आप उनसे कह सकते हैं कि मे आई हैव सम पेंसिल और सम पेपर और पेंसिल ऑलरेडी पड़ी होती है। फर्ज करें नहीं भी पड़ा तो आप फिर परमिशन लेके उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर नहीं पड़ा, अवेलेबल नहीं है तो आप उनको करके दिखा सकते हैं कि मैं सर इसको ना जो है ना वो करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको ज़्यादा सही लगेगा। और तीसरे नंबर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप अपना जो एमफिल जिन लोगों ने किया हुआ है या एमएससी के अंदर जिन लोगों ने थीसिस लिया हुआ है तो वो अपना थीसिस लाजमी लेके जाइएगा और ये बात आपने नहीं बोलनी, और थीसिस में से ही वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछेंगे, लाजमी 1-2 क्वेश्चन आपका थीसिस से भी होगा।
सर अब हम आते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ, या इससे पहले एक बात मेरे माइंड में अभी क्लिक कर रही है कि अगर फ़र्ज़ करें जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, जो अमूमन मेंबर जो हैं वो चेयरमैन डिस्कस कर रहे होते हैं कैंडिडेट के साथ, तो अगर जनरल नॉलेज में उसको प्रॉब्लम है कैंडिडेट को, तो क्या वो डिसहार्ट हो जाए, वो क्या सोचे कि मुझे सिलेक्शन नहीं होगी? बेसिकली जनरल नॉलेज की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अपने इसको माइंड के ऊपर सवार कर लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन जनरल नॉलेज का स्किप हो जाता है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे जनरली, 3 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछेंगे, इतने टफ नहीं होते। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन स्किप भी हो जाता है तो आपने उसको अपने माइंड पे जो है ना वो सवार नहीं करना, अपने हवास को जो है ना वो अपने काबू में रखना है, और अपने फोकस जो है ना आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर होना चाहिए। जनरल नॉलेज में भी 1-2 हो भी जाए तो डोंट वरी, आप जो है ना परेशान नहीं होना आपने। यानी किसी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता तो बजाय इसके कि उसको घसीटते जाएं और उसको गलत आंसर की तरफ ले जाएं, कैंडिडेट को ये चाहिए कि उसको प्रॉपर आप बता दें कि सर इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, तो मैं जाके देख लूँगा, फिर मैं देख लूँगा इसको इस तरह से। अगर तो आपका कॉन्फिडेंस है कि ये अगर आपके माइंड में आ रहा है जनरल नॉलेज का आंसर कि ये 70% या 60% है, तो आप उसको जो है ना वो आंसर उसका दीजिए, वो आपको बता देंगे कि गलत है या ठीक है। ये नहीं वहाँ पे आपने कहना कि सर आई गेस या इस तरह के वर्ड, सर मैं तुक्का लगा रहा हूँ, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके अगेंस्ट जाएंगे, ये आपके जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। आपने ये कहना कि सर, ये नहीं कहना कि मैं गेस कर रहा हूँ या जो है ना मेरा अंदाज़ा है, तो आपने प्रॉपर आंसर करना है कॉन्फिडेंस के साथ। चाहे आपको 60% एतमाद है कि ये गलत भी हो सकता है या ठीक भी हो सकता है, तो आपने जो आंसर देना है वो कॉन्फिडेंस के साथ देना है। और सेकेंडली अगर आपको उसकी जो है नालिफ बेग का नहीं पता, आपके माइंड में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन है, तो आप सिंपल सॉरी कह दें। तो ये चीज़ें 2 जो है मैंने आपको भी कि ये नहीं कहना कि ये गैस मैं गैस कर रहा हूँ या मैं तुक्का लगा रहा हूँ, ये आपने वर्डिंग कभी भी यूज़ नहीं करनी। सही है सर। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अमूमन क्या मतलब, हम कैंडिडेट के माइंड से अगर सोचें तो उसके जहन में क्या आएगा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेरे से क्या पूछ सकते हैं? क्या वो MSc से या MPhil से स्टार्ट करेंगे या वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे? किस तरह से इसको देखा जाए? बेसिकली इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहे होते हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो हमेशा जो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं ना फ्रॉम इजी टू टफ़ की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे ना, वो मोस्टली जो होता है यही है कि आपको मैट्रिक की फ़िज़िक्स या इंटर की फ़िज़िक्स से मोस्टली जो है ना वो क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आगे BSc आगे फर्दर जैसे जैसे आपके उसको सेटिस्फाई करते जाते हैं तो फिर वो इजी से टफ़ की तरफ जाते हैं। और अगर आप तरह सर, सॉरी बात काट रहा हूँ, फिज़िक्स के अलावा भी अगर दूसरे सब्जेक्ट हैं तो उनको भी इसी तरह लेके चलें? हाँ, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे इंटरव्यू जिनके होते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो इजी से टफ़ की तरफ चलते हैं। स्टार्ट पे वो चेक करते हैं कि आपका लेवल क्या है, इंटर पे चेक करेंगे, फिर BSc पे चेक करेंगे, मास्टर लेवल पे चेक करेंगे, आपके रिसर्च पे चेक करेंगे, MPhil पे चेक करेंगे। उसके बाद वो फिक्टिशियस हमारी जैसे फिज़िक्स के हवाले से मैं बात करूँ तो फिर बाद में वो जो मेडिकल फिज़िक्स की आजकल टर्म्स आ रही हैं, फिक्टिशियस फिज़िक्स आ रही है जिसमें श्रोडिंगर जो है कैट्स वगैरह, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ठीक है, स्पेस साइंस के हवाले से जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, इस आजकल जो इन है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये सारा कुछ लास्ट पे होगा। स्टार्ट पे वो आपको बेसिक FSc और BSc के ही क्वेश्चन पूछेंगे। ओके सर, फ़र्ज़ कर लें कि 3 कैटेगरीज़ के कैंडिडेट हैं। एक वो जो मतलब जो काम कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, दूसरे वो जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट होके आए हैं, और तीसरे वो जो ग्रेजुएट तो पुराने हैं लेकिन वो कहीं पढ़ा नहीं रहे, उनका कोई गैप आ चुका है एजुकेशन में। तो इन तीनों कैंडिडेट्स को किस तरह से प्रेपरेशन करनी चाहिए या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इनसे किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं? बेसिकली जब आप अपना इंट्रो करवाते हो तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये बंदा जो है इसने मास्टर करने के बाद कंटिन्यूसली पढ़ा रहा है, इसने मास्टर किया है तो ये इसका अदर जॉब कर रहा है, टीचिंग के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में चला गया है, और ये बंदा ये अभी मास्टर करके अभी फ्रेश ये टेस्ट पास करके आया, तो इस हवाले से वो आपका क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई बंदा पढ़ा रहा है फ़र्ज़ करें तो उसको फिर पूछेंगे कि आप क्लास को कैसे मैनेज करते हो। आप उसके बाद जो लायक स्टूडेंट्स हैं और थोड़े से जो हैं लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं,
पुअर स्टूडेंट्स तो नहीं मैं बोलूँगा, या नालायक स्टूडेंट तो नहीं मैं वर्ड यूज़ करूँगा, ये अच्छा भी नहीं है, तो उनको आप कैसे मैनेज करोगे एक ही क्लास के अंदर, उसके क्या कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी टेक्निक्स जो है ना वो आप अडॉप्ट करोगे, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके से पूछ सकते हैं। सर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो भी फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, जो आप बेसिकली कर रहे हो या आप किसी अदर डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, तो आपको उस डिपार्टमेंट के से भी थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन में जो है ना वो चेयरमैन या मेंबर पूछ सकता है कि आप वहाँ पे क्यों ज्वाइन किया और क्यों आप उसको रिलीव करके जो है ना इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना आ रहे हैं। और जो फ्रेश होगा तो बेसिकली उससे तो इतना नहीं पूछेंगे, उनको पता चलेगा, उनकी आपकी सीवी से पता चलेगा कि ये बंदा जो है ना ये अभी फ्रेश है, और आपको उस हवाले से जो है ना आपके नॉलेज के हवाले से वो चेक करेंगे। यानी अगर कोई फ्रेश है तो उससे वो फाइनल डिग्री से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है? नहीं मोस्ट प्रॉबेबली क्वेश्चन जो है ना फाइनल डिग्री से नहीं होगा, मे भी हो सकता है कि अगर आप उनके सामने कोई थीसिस वगैरह आप अपना रख देते हैं तो थीसिस पे उनकी नज़र पड़ जाती है फ़ौरन ही, तो वो थीसिस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको उनको पता है कि थीसिस के ऊपर आपकी ग्रिप है, आपकी कमांड है। हमेशा वो स्टार्ट वहीं से करेंगे कि जहाँ कैंडिडेट के लिए ईजी हो। हमेशा वो स्टार्ट पे ही जो है इतना टफ या इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपको कंफ्यूज कर दें, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलेंगे। आपके अंदर जितना भी मटेरियल है वो उसको अगलवाने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्या है, उन्होंने आपके अंदर जाना है, और आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है, आपके पास नॉलेज है, तो इंशाल्लाह आप उनको सेटिस्फाई कर सकेंगे। सही है। सर एक और अगर जो हम फोर्थ जो मेंबर होते हैं मोस्टली उनकी तरफ अगर जाएँ, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या HED के मेंबर होते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं या वो किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल जो वाले जो हैं जो वो चेक कर सकते हैं बेसिकली, एक तो आपकी उन्होंने ड्रेसिंग तो चेक करनी है, बोल चाल आपका चेक करना ही करना है। अगर जो साइकेट्रिस्ट बैठा हुआ है, साइकोलॉजी वाले बैठे हुए हैं, तो वो आपके एंट्रेंस से लेके जैसे ही आप डोर से एंटर होते हैं तो वो आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, आपका आई कांटेक्ट चेक करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं कि आप कैसे रिप्लाई कर रहे हैं, और इवन जो है ना वो बच्चों के कह लें कि जो मेंटल लेवल है उसके मतलब कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी के मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चे जो है कॉलेज लेवल में टीनेजर में जाके उनका बिहेवियर ऐसे क्यों हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, तो बस वो नोट ही करेंगे थोड़ा सा आपकी बॉडी मूवमेंट और आई कांटेक्ट वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो ही मॉनिटर करेंगे। सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, और फ़र्ज़ करें कैंडिडेट जो है उसको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, और कैंडिडेट को ये शक पड़ रहा है कि अगर ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं ये इसी टॉपिक पे रहे तो मुझे तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? कैंडिडेट जो है वो अपने आंसर में कोई ऐसी बात छोड़े कि सब्जेक्ट वाले जो टीचर हैं उनका क्वेश्चन पूछने की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, वो क्वेश्चन वो वाले पूछना शुरू कर दें जो कैंडिडेट को आते हैं, या अपने सब्जेक्ट की तरफ उनको लाने का क्या तरीका हो सकता है? बेसिकली आपका CV उनके पास होता है, यूनिवर्सिटी आपकी उनको पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी। अब हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स हैं वो डिफरेंट पढ़ाए जाते हैं। अब जाके स्पेशलाइजेशन में MSc के बाद आप कुछ लोग एडवांस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ थीसिस की तरफ चले जाते हैं। अब जिस बंदे ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी ही नहीं, उससे अगर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, या जिस बंदे ने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, उसके मतलब क्वेश्चन करते हैं, तो वो तो सिंपल कह सकते हैं सॉरी सर मैंने ये सब्जेक्ट अपने मास्टर लेवल में पढ़ा ही नहीं है। फ़र्ज़ करें वो पढ़ा भी हुआ है उसने, अच्छा, लेकिन उसमें उसको कोई बात है जो अड़ गई है, फंस गई है, समझ नहीं आ रही, तो फिर वो क्या करे? उसको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ या अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की तरफ या किसी ऐसे चैप्टर या किसी ऐसे टॉपिक की तरफ लाए कि जो कैंडिडेट को ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसको वो किस तरह से मैनेज करेगा? अगर तो उस आप से स्किप हो जाता है, आपको वो सब्जेक्ट पे थोड़ी बहुत कमांड है तो उससे को सॉरी कर दें। अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड ही नहीं है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको प्लाज्मा फिजिक्स के ऊपर कमांड नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कह देंगे सॉरी सर मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कह लें कि जो है ना मैंने नहीं पढ़ा, मैं वीक हूँ, तो आप थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन जो है ना वो चेंज कर लें। मैंने आपको अपने सब्जेक्ट्स बता दें, आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के, मैंने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मुझे पसंद है, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स मुझे पसंद है, न्यूक्लियर सर उसमें आप कर सकते हैं। 3-4 सब्जेक्ट्स के आप नेम बता सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट नहीं बताना, आप अपने फेवरेट 3-4 सब्जेक्ट्स बता दें, सर इनमें क्वेश्चन कर लें, फिर वो आपको वहाँ पर ले जाएंगे, वो आपकी जो आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। ये नहीं होगा कि आपको उसी सब्जेक्ट में बार बार वही क्वेश्चन जो है ना उसी सब्जेक्ट से करते जाएं, ऐसा नहीं होगा।
और बेसिकली जो पीपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, इसमें ऑल जो सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स के बेसिकली मेजर जो उनको टच किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही आपसे 8-10 क्वेश्चन पूछे जाएँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपसे क्या पूछेंगे, 2 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के पूछेंगे, 2 वेव्स एंड ऑसिलेशन से पूछेंगे, 2 क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से पूछेंगे, 1-2 क्वांटम से पूछेंगे, 1-2 मेडिकल फिजिक्स से पूछेंगे। वो आपसे उन्होंने 12-15 क्वेश्चन करने होते हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता कि 3 या 4 क्वेश्चन या 3 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट में से वो पूछ लें, ऐसा नहीं होगा। और सर लैब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या कैंडिडेट्स को लैब के जो प्रैक्टिकल्स हैं, खासकर इंटरमीडिएट और बीएससी वगैरह के, आजकल तो वो एडीपी कंसीडर की जाती है, तो उनको भी देख के जाना चाहिए या क्या? बेसिकली आपकी जो फील्ड है फिज़िक्स ही है ना, लैब में क्या हम करते हैं बेसिकली फिज़िक्स है, उसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो ये आपको करूँगा कि आप जो अगर लैब करवा रहे हो, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो लैब करवा रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कि सर मैं स्पेशली जो है ना लैब करवा रहा हूँ, 1-2 क्लास भी ले रहा हूँ। तो लैब के ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, प्रैक्टिकल के ऊपर भी अपनी कमांड होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको जो है ना वो पढ़ के जाना चाहिए। वो भी हमारी थ्योरी का ही है ना पार्ट, प्रैक्टिकल जो है सर हमारी थ्योरी का पार्ट है। एफएससी में जितने भी हैं, जैसे जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसका भी एक्सपेरिमेंट है, पोटेंशियोमीटर जो है उसका भी एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी थ्योरी के साथ रिलेट करती हैं, इनके ऊपर भी आपको कमांड होनी चाहिए। लेकिन जस्ट जो है ना इंटर और बीएससी एडीपी लेवल तक, मास्टर लेवल तक मेरे ख्याल से इतना नहीं वो पूछेंगे। अगर किसी ने रिसर्च की हुई है तो उस रिसर्च के मुतालिक वो टेक्निक्स पूछ सकते हैं कि आपने ये एक्सरे क्यों करवाया, FTIR क्यों करवाया, ठीक है, ये SEM की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके क्या रिजल्ट्स हैं। अगर आपने थीसिस किया हुआ है तो ये टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों करवाई आपने, VSM क्यों करवाई, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पता। अगर आपने थीसिस किया, अगर थीसिस नहीं किया हो तो फिर आपको BSc तक या ADP लेवल तक जो है ना वो प्रैक्टिकल भी आपको थोड़े से ना नज़र से गुजार लेने चाहिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। अब काइंडली बता दें कि कैंडिडेट जो हैं जब उठ के जाएँ, जब उनको वो कहें कि ठीक है जी अब जाएँ और हम आपको जो भी रिज़ल्ट है वो आपको पता चल जाएगा, तो कैंडिडेट को किस तरह से अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहिए, क्या किस तरह से जाना चाहिए? इसके भी 2 पार्ट्स के अंदर अपना रिप्लाई करूँगा कि एक वो कैंडिडेट है कि जिसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो उससे स्किप हो गए हैं, तो ये अपने माइंड में नहीं लेके आना चाहिए कि अब मुझसे 3 क्वेश्चन नहीं आंसर हो सके या 4 क्वेश्चन आंसर नहीं हो सके तो मुंह बना के तो उनको आप चेयर से उठ के वापस आ जाएं। इट्स नॉट फेयर, ये भी आपके अगेंस्ट जाएगा क्योंकि आपके मार्क्स उन्होंने बाद में लगाने हैं, ठीक है, आपके जाने के बाद। तो दूसरा है कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ तो आप ये एक्साइटेड हो के जो है ना वो बाहर जा रहे हैं, तो ये भी आपको अपना एटीट्यूड ये भी नहीं बताना चाहिए। आपको मॉडरेट रहना चाहिए। आपके इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ या इंटरव्यू में 3-4 क्वेश्चन आपके जो है ना वो स्किप हो गए, आप उनको स्माइलिंग फेस के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कह के आप उठें और जो है ना वो आ जाएं नॉर्मल वे के साथ, आराम आराम से चल के जैसे आप एंटर हुए थे वैसे ही आपने बाहर निकला, यानी कि तेज़ी के साथ बाहर भागना है। इट्स नॉट जो है ना फेयर, ये ठीक नहीं होगा। तो आपने अपने आप को मॉडरेट ही रखना है जब तक आप रूम से बाहर नहीं आ जाए, उतनी देर तक आपने समझना है कि मैं जब तक आप डोर से बाहर ना आ जाए उतनी देर तक आपका इंटरव्यू चल रहा है, चाहे आप अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नोट होंगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा डिटेल में व्यूवर्स की काफ़ी हेल्प होगी इस पूरी डिस्कशन से। मैं आपके बिहाफ पे भी सर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सर ने टाइम निकाला। तो सर आपको हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है जिसमें हम दोबारा आएंगे दूसरे राइजिंग स्टार के साथ, तो तब तक अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।